कोहे हिमालय के पहाड़ों के बीच में 16,000 फुट की बुलंदी के ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत किस्म की झील है। दोस्तों, इस खूबसूरत झील का नाम है रूपकुंड। अब मामला ये है कि ये झील जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा पुरस्कार भी है और डरावनी भी। रिसेंट टाइम्स में इस झील में से 800 इंसानी ढांचे बरामद हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये झील जिस जगह के ऊपर मौजूद है वहाँ पर तो इंसान बसते ही नहीं, इंसानों का इस झील की तरफ इतना आना जाना है नहीं, तो फिर ये 800 इंसानी ढांचे किन लोगों के हैं। सर्दियों में तो दोस्तों ये बर्फ मुकम्मल तौर पर जमी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं तो फिर ये झील लोगों के सामने लेकर आती है अपना पुरस्कार और डरावना चेहरा। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे रूपकुंड की इस इंतहाई पुरस्कार और डरावनी झील की, उन 800 इंसानी ढांचों की जो कि इस झील से बरामद हुए। इस झील ने इन 800 लोगों को कैसे मारा और ये लोग इस झील तक कैसे पहुंचे, ये तमाम फैक्ट्स और इसके अलावा ढेर सारी बातें इस एक झील के बारे में हमारी आज की इस वीडियो का पार्ट हैं। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1942 जब रूपकुंड झील का पुरस्कार और डरावना चेहरा पहली मर्तबा लोगों के सामने आया। एक फॉरेस्ट गार्ड इस झील के करीब से गुजर रहा था तो इसने एक ऐसा मंजर देखा कि इसके पैर वहीं पर जम गए। इसने न सिर्फ झील के पानियों में बेशुमार इंसानी हड्डियां देखी, बल्कि झील के इर्द गिर्द मौजूद बर्फ के ऊपर भी कई इंसानी ढांचे मौजूद थे। कुछ इंसानी हड्डियों के साथ तो गोश्त तक इंटैक्ट था। अब यहाँ पर इस गाइड के जहन में 100 तरह के सवाल उठना शुरू हो गए कि ये तमाम लोग कौन है, ये कैसे मरे, इनकी हड्डियां यहाँ पर क्या कर रही हैं। ये वही सवाल है दोस्तों कि जो इस वक्त आप तमाम लोगों के भी जहन में हैं। इस झील के बारे में एक कहानी तो मशहूर ये है कि पुराने वक्तों में एक राजा अपनी बीवी के साथ इस झील की सैर को आया। उन जमानों में ये बात मशहूर थी कि ये झील नंदा देवी जो कि हिंदू मत की एक गॉडेस हैं, उनके इन्फ्लुएंस में है और ये एक मुतबर्रिक या मुबारक जगह है। राजा अपनी वाइफ को तो ले आया लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। अब हुआ यूं कि राजा और रानी का खेमा लगाया गया झील के किनारे पर। रक्सो सुरूर की महफिल चली, कुछ इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की वहाँ पर हरकत की गयी और कहा जाता है कि नंदा देवी ये तमाम हरकत देखकर गुस्से में आ गई। सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसी रात राजा की रानी ने बच्चे को भी उसी जगह के ऊपर जन्म दे दिया। इस फोरक्लोर की मानी जाए तो राजा की बीवी यानी कि रानी ने एक पाक जगह को नापाक कर दिया। ये सब देखकर नंदा देवी का गुस्सा और ज्यादा तेज हो गया। कहा जाता है कि नंदा देवी ने गुस्से में आकर इन तमाम लोगों के ऊपर अपना एक अजाब भेजा। ये अजाब था एक बर्फीले तूफान की सूरत में। राजा, इसकी बीवी और इसका तमाम तर लश्कर जो कि उस वक्त रूपकुंड झील के किनारे पर मौजूद था, वो सब के सब इस बर्फानी तूफान की वजह से बर्फ के तले दब गए। जैसे जैसे साल गुजरते गए बर्फ थोड़ी पिघलती चली गई तो इन तमाम लोगों की बॉडीज डिकम्पोज होकर रूपकुंड लेक के पानी में जा गिरी। इस सारे इलाके में ये फोकलोर काफी ज्यादा पॉपुलर या फेमस है। इसी फोकलोर की वजह से हर 12 साल बाद रूपकुंड लेक के किनारे के ऊपर एक मजहबी इज्तिमा भी होता है। ये मजहबी इज्तिमा इंतहाई अकीदत के साथ मनाया जाता है। अब जब फॉरेस्ट गार्ड ने इतनी बड़ी तादाद में इंसानी ढांचों को देखा तो उसने फौरन से पीछे अपनी कंपनी में तलाक की। ये वो जमाना था जब बड़े सगीर के ऊपर ब्रिटिश राज चल रहा था। इस गार्ड को ये लगा कि शायद ये तमाम इंसानी ढांचे जापानीज फौजियों के हैं। उसे लगा कि शायद इन जापानीज फौजियों ने इंडिया के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये इस झील के किनारे मारे गए किसी न किसी वजह से। गार्ड की तलाक के ऊपर रिसर्चर्स की एक पूरी टीम इस झील के किनारे पहुंची। इन लोगों ने डिग आउट करके तकरीबन 300 इंसानी ढांचों को साइड पर किया और इन इंसानी ढांचों के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि ये इंसानी ढांचे जापानीज सोल्जर्स या फौजियों के नहीं हैं, क्योंकि ये इंसानी ढांचे काफी ज्यादा पुराने थे। इन्वेस्टिगेटर्स की इस टीम ने जब इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद लोगों से इस झील के बारे में और झील में से मिलने वाले इंसानी ढांचों के बारे में पूछा, तब वो फोकलोर सामने आई जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। इन्वेस्टिगेटर्स का इस फोकलोर पे यकीन उस वक्त मजीद पुख्ता हो गया जब इन इंसानी ढांचों के करीब से जेवरात भी मिले और कुछ तलवारें भी। यहाँ ये बात कंफर्म हो गई कि ये इंसानी ढांचे 700 साल पुराने हैं।
हैं। इसके अलावा इन इंसानी ढांचों के बारे में ये बात भी मशहूर थी कि झील के किनारे पर मौजूद ये तमाम लोग किसी एपिडेमिक या पैंडेमिक का शिकार हो गए, या फिर इन सारे लोगों ने मिलकर कोई रिचुअल खुदकुशी कर ली। 1943 का विंटर आया तो ये झील मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक गई। अब एक तरफ झील मुकम्मल तौर पर बर्फ बन चुकी थी और दूसरी तरफ सेकंड वर्ल्ड वॉर भी अपने अरूज पर थी। 1955 तक इस झील का मामला मुकम्मल तौर पर दब गया। 1955 में जब इस झील की बर्फ पिघली तो 1942 वाला फॉरेस्ट गार्ड और उसकी तमाम इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक मर्तबा फिर झील के किनारों पर पहुंच गई। इन सब लोगों को इस झील का ये राज जानना ही जानना था। 1955 में जब ये लोग वापस झील पर पहुंचे तो इस मर्तबा झील का नजारा काफी हद तक बदल चुका था। झील के पानियों में मौजूद इंसानी हड्डियां अपनी पोजीशन चेंज कर चुकी थीं। इर्द गिर्द की बर्फ में मौजूद इंसानी ढांचे भी आगे पीछे हो चुके थे। इस मर्तबा इन तमाम चीजों के ऊपर रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना 1942 की निस्बत काफी ज्यादा मुश्किल था। बेहद मेहनत करके इस टीम ने कुछ हड्डियों को कलेक्ट किया और उन्हें एक यूनिवर्सिटी में भेज दिया ताकि इनके ऊपर एडवांस किस्म की रिसर्च की जाए। जैसे जैसे साल बीतते चले गए, साइंस और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और इंसानों के हाथ में इल्म आ गया कार्बन डेटिंग का। अब जब इन हड्डियों की कार्बन डेटिंग की गई तो ये पता चला कि ये हड्डियां तकरीबन 800 साल पुरानी हैं। कार्बन डेटिंग ने एक मर्तबा फिर इस बात की तरफ इशारा किया कि इस इलाके में मौजूद इस झील के बारे में जो फोक लोर सबसे ज्यादा मशहूर है वही सारे मामले की असल स्टोरी या कहानी भी हो सकती है। इस रिसर्च से ये भी पता चला कि ये इंसानी ढांचे सिर्फ मर्दों के नहीं हैं, यानी कि ये किसी आर्मी के नहीं हैं। इन इंसानी ढांचों में औरतों के भी ढांचे थे और बच्चों के भी। इसके अलावा इन इंसानी ढांचों के इर्द गिर्द किसी भी किस्म का कोई वेपन भी नहीं मिला। अब ये तो हो नहीं सकता कि एक आर्मी किसी जगह पड़ाव करे और इस आर्मी के पास किसी भी किस्म का कोई हथियार सिरे से मौजूद ही ना हो। इसके अलावा मजीद रिसर्च में ये बात भी पता चली कि एक नहीं बल्कि कई इंसानी खोपड़ियां ऐसी थीं जो कि मुकम्मल इंटैक्ट हालत में थीं और इन इंसानी खोपड़ियों के अंदर किसी भी किस्म की कोई बर्फ मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जिनकी ये इंसानी खोपड़ियां थीं वो किसी बर्फानी तूफान का शिकार नहीं हुए थे। इन लोगों की मौत बर्फ के अंदर दब जाने की वजह से नहीं हुई थी। 1978 में इस झील का रुख किया विलियम सैक्स ने। विलियम बनारस यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को पकड़ा, एक टूरिस्ट गाइड को हायर किया और पहुंच गए इस झील के किनारे पर। अमेरिकन बॉर्न विलियम और इसके क्लासमेट्स जब इस झील के किनारे पर पहुंचे तो यहाँ पर इतनी ज्यादा धुंध या इतनी ज्यादा फॉग थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। अब ये लोग एक दूसरे को देख तो सकते नहीं थे, सो मारे डर के इन लोगों ने फौरन से फैसला किया कि वापस लौटा जाए। साल 2003 में नेशनल जियोग्राफिक की एक पूरी टीम इस लेक को इन्वेस्टिगेट करने पूरी टीम फुली वेल इक्विप्ड होकर रूपकुंड झील का राज जानने के लिए इसके किनारों पर पहुंच गई। झील से कुछ फासले के ऊपर इन लोगों ने अपने टेंट्स लगाए और अपना काम करना शुरू कर दिया। इन लोगों के हाथ लगी कॉपर की बनी हुई अंगूठियां, शीशे के बने हुए कुछ आइटम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और एक अदद नेजा, पहला हथियार जो कि इस झील के किनारे के ऊपर डिस्कवर हुआ था। इसके अलावा एक पत्थर के नीचे से इन लोगों को कुछ ऐसी हड्डियां भी मिली जिनके ऊपर गोश्त इंटैक्ट था। इस गोश्त और इन हड्डियों की जब कार्बन डेटिंग की गई तब भी यही बात सामने आई कि ये हड्डियां और गोश्त 800 साल पुराना है। मजीद इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये भी बात सामने आई कि ये तमाम तर लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड थे। एक थे ब्राह्मण जो कि सबसे अपर कास्ट थी और दूसरा ग्रुप था इन ब्राह्मणों के सर्वेंट्स या नौकरों का। ये सब देखकर इन लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये तमाम इंसानी स्केलेटन्स उन लोगों की हैं जो कि रूपकुंड लेक की तरफ आते थे यात्रा करने, यानी कि अपनी मजहबी रसूमात अदा करने, और यहीं पर इन सब की मौत वाक़या हो गई। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता था कि इस झील के किनारे के ऊपर मजहबी रसूमात 15वीं सेंचुरी में अदा करना स्टार्ट की गयी। ऑन दी अदर हैंड ये तमाम तर इंसानी ढांचे उससे भी कई सौ साल पुराने थे। झील के किनारे मिलने वाली इंसानी हड्डियों के ऊपर जब मजीद एडवांस किस्म की रिसर्च की गई तो पता ये चला कि ये इंसानी ढांचे उन लोगों के हैं जो कि इस झील के ऊपर 3 मुख्तलिफ टाइम्स या अदवार में आए। साथ में ये भी पता चला कि इन इंसानी ढांचों में से कुछ इंसानी ढांचे सिर्फ 300 साल पुराने हैं। एक और मिस्ट्री जो कि इन इंसानी ढांचों की कार्बन डेटिंग और इन ढांचों के ऊपर जितनी भी रिसर्चेस की गई हैं उन सब की रोशनी में हमारे सामने ये आती है कि
इन इंसानी ढांचों में से कुछ ढांचे ग्रीस यानी कि यूनान से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक इंसान जो कि ग्रीस में पैदा हुआ, ग्रीस में ही पला बड़ा, वो हिमालय के पहाड़ों के बीच में मौजूद एक झील की तरफ क्यों आया? अगर ये मान भी लिया जाए कि वो हिंदू था तो भी वो ग्रीस से उठकर इस झील की तरफ ही यात्रा करने क्यों आया? अब दोस्तों मामला ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तमाम तर तरक्की एक तरफ, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी अभी तक इस झील के पानियों में से और इसके इर्द गिर्द मौजूद बर्फ में से मिलने वाले इंसानी ढांचों के बारे में कोई भी हतमी फैसला करने से आरी है या उसमें फेल है। ये 800 इंसानी ढांचे किन लोगों के हैं, वो इस झील की तरफ क्यों कर आए, इन लोगों की मौत इस झील के किनारे पर कैसे हुई, ये तमाम तर सवाल आज भी जूं के तू मौजूद हैं। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन